हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट। तो आज हम डिस्कस करेंगे मई थर्ड वीक ऑफ 2021 का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। इसमें इंडिया का जो है फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया है पुणे में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ ओपन किया गया है? पुणे में। इसमें क्या होगा कि ये बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर को और फूड एक्सपोर्ट्स को, जो एनहेंस करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और एक वन स्टॉप शॉप होगा ये एग्री प्रोडक्ट्स के लिए। इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर GR चिंताला, जो चेयरमैन है नाबार्ड के, पुणे में। लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा बैंक जो है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। उसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड। और इंडिया का जो टारगेट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, वो भी आपने याद रखना है। क्या टारगेट है? 60 बिलियन यूएस डॉलर बाई 2022 कि इतना जो है हमने बिजनेस एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना है। लेमन टर्म्स में मैं आपको समझा देता हूँ कि एक ऐसा सेंटर पुणे में डेवलप होगा जहाँ से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, कि इंडिया की जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स हैं वो इस वन स्टॉप शॉप पर आएंगी और यहाँ से उनको जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? याद रखना है, पुणे में। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा, नाबार्ड जो है, नाबार्ड का मेन काम क्या है? ये एक ऐसा बैंक है जो डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है फार्मर्स को। ये कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फार्मर्स को या रूरल डेवलपमेंट में जो है पैसा प्रोवाइड करते हों, उनको, उन इंस्टीट्यूशंस को नाबार्ड पैसा प्रोवाइड करता है। तो याद रखना, नाबार्ड डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है लोगों को, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को पैसा देता है जो आगे लोगों को खेती या रूरल डेवलपमेंट में लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुणे रैंक्स फर्स्ट अमंग अर्बन सिटीज़। अर्बन सिटीज़ की बात करें इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडुकेट है, उसमें किसने टॉप किया है? पुणे ने। ये रिपोर्ट का नाम आपने याद रखना है, स्टेट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर, इंडियन सिटीज़ थ्रू द लेंस ऑफ हेल्थ केयर 2021। इसको रिलीज़ किया है housing.com ने, जो कि क्या है? एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक रियल एस्टेट पोर्टल है। और पुणे जो है महाराष्ट्र में है, ये हाई हेल्दीएस्ट सिटी है अमंग द टॉप 8 अर्बन सिटीज़ ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू पैरामीटर्स लाइक मतलब पुणे जो है उसने टॉप किया है ऐसी सिटीज़ में। जो टॉप 8 सिटीज़ हैं उसमें टॉप किया है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो आपने याद रखने हैं, लाइक नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, बेड्स कितने हैं, वहाँ पे ईज़ ऑफ लिविंग कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, लोकल जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट बॉडी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और टॉप 3 सिटीज़ कौन सी हैं ऐसे पैरामीटर्स में? पुणे, फॉलोड बाय अहमदाबाद, एंड देन फॉलोड बाय बेंगलुरु। नेक्स्ट जो है डिजिटल कोर्ट, इम्पॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए डेवलप की गई है। अभी तक आपको पता होगा कि जुडिशियल जो बॉडीज़ हैं अभी, आप तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सेटअप की हैं, बट यहाँ पे एक ऐसी प्राइवेट जस्टिस सिस्टम है कि जिसमें एक प्राइवेट बॉडी जो है वो एक काम करेगी जुडिशियल का, मतलब जुडिशरी का काम करेगी। जैसे मान लो दो पार्टीज़ में या दो से ज़्यादा पार्टीज़ में कोई डिस्प्यूट है, अब वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये बॉडी क्या करेगी? ये जो पोर्टल है ये हेल्प करेगा ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का विदाउट गोइंग थ्रू द लीगल प्रोसेस। देन इसको डेवलप किया है चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है
जो कि काम करेगा डिजिटल, ये जो कोड है, पावर्ड बाय ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैंने आपके साथ पहले भी की है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक में सेव किया जाता है, ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, ताकि उसको कोई डी इनक्रिप्ट ना कर सके। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि मशीनरी को या ऐसी इंटेलिजेंस दे देनी कि वो कम्प्लेक्स जो काम है या जो ह्यूमन एबिलिटी जैसे काम है जिसमें ह्यूमन एबिलिटी इन्वॉल्व हो, तो ऐसे काम वो मशीन कर सकती है। लाइक रोबोट है, जैसे सोफिया रोबोट है, दैन ड्राइवरलेस कार्स हैं। ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। देन इसमें आर्बिट्रेशन, कंसाइलिएशन एंड मीडिएशन जैसी चीज़ें यूज़ होंगी। नेक्स्ट जो है GMS-21, इंडिया नेवी ने होस्ट किया है GMS-21। GMS स्टैंड्स फॉर गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम। मैरीटाइम का मतलब होता है जो मरीन से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। तो इंडिया इसको होस्ट करेगा वर्चुअली 2 डेज़ के लिए फ्रॉम 11th एंड 12th में। देन थीम आपने याद रखनी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल ऑफ इंडियन ओशन रीजन नेवीज। पार्टिसिपेंट्स क्या है, 13 इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज़ हैं। इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज़ का मतलब है कि इंडियन ओशियंस को जो बॉर्डर करती हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जैसे आपको श्रीलंका की लोकेशन पता है, थाईलैंड की पता होगी। ये जो आइलैंड नेशंस है, मॉरिशियस है, सेशल्स है, मलेशिया है, ये इंडिया के साउथ में पड़ते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में। ठीक है, कोमोरोस जो है ये साउथ ईस्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटका टॉप्स इन इस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो कर्नाटका ने टॉप किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने के मामले में। तो ये आपने याद रखना है कौन सी स्कीम के अंडर, अंडर आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट। इट वॉज स्टेटेड बाय कर्नाटका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये कर्नाटका जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने कहा है। देन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इन्होंने प्रोवाइड किया है रूरल एरियाज़ में भी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें और कुछ आपने याद नहीं रखना है। यहाँ पे मैं आपको आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बता देता हूँ। आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसमें पर फैमिली पर ईयर, मतलब एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज जो है फ्री दी जाती हैं। कि मान लो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, या फिर आप जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, मतलब बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ऐसे लोगों को, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, ऐसे लोगों को 5 लाख तक का जो खर्चा है हेल्थ केयर के ऊपर वो गवर्नमेंट देगी एक साल के लिए, पर फैमिली पर ईयर। अमाउंट कितनी है, 5 lakhs। तो आपने ये याद रखना है। और इसमें क्या है कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अपना इलाज करवा सकते हो 5 लाख तक का। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किए हैं वहाँ पे भी आप अपना इलाज करवा सकते हो अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। और ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो है जन आरोग्य केंद्र खोले हैं। मैं आपको, ये अलग चीज़ है फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, जन आरोग्य केंद्र या जन औषधि केंद्र उनको बोलते हैं। ये किस लिए हैं, यहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन्स मिलेंगी जो कि नॉर्मल मार्केट रेट से काफ़ी कम दामों पे आपको मिलेंगी। ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में इनको ओपन किया गया है। देन यहाँ पे एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, आपको याद रखना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक मिशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, फतेह मिशन। फतेह मिशन किस लिए था कि यहाँ पे फतेह किट जो है जिसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, मेडिसिन्स हैं, देन आपके मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, तो ऐसी चीज़ें जो है फतेह किट में पंजाब गवर्नमेंट ने पेशेंट्स को प्रोवाइड की है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हेल्थ जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ जो है सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो पहले स्टेट लिस्ट में थे और उसको, उन सब्जेक्ट्स को बाद में
कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनका एक एग्जांपल है एजुकेशन। एजुकेशन जो है पहले वो स्टेट लिस्ट में होती थी, अब उसको कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट का नंबर आपने याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये होती क्या है लिस्ट? तो तीन तरह की हमारे पास लिस्ट है। तीन तरह की कौन सी हैं? फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, देन वी हैव स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर यूनियन भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। अब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर कोई कानून बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस कानून को रद्द नहीं कर सकती है, खारिज नहीं कर सकती है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नया कानून लाना पड़ेगा जो कि सुपरसीड करेगा, ओवर पावर करेगा स्टेट एक्ट को, कि जिसकी जो वैलिडिटी है वो स्टेट एक्ट से ऊपर होगी। तो ये आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी। झारखंड ने जो है टॉप किया है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये जो है इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। झारखंड जो है वो ये फर्स्ट पोजीशन पे है अमंग द 36 स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। राजस्थान जो है वो इस रैंकिंग में सेकंड आया है। तो फर्स्ट झारखंड है, सेकंड है राजस्थान। ये रैंकिंग मैंने आपको बता दी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिलीज़ करती है। और पैरामीटर आपने याद रखना है, लाइक फैक्टर कौन कौन से हैं? स्मार्ट सिटी प्लान इम्प्लीमेंटेशन, ongoing work and tendering process, utilization of funds and provision of utility certificates to the सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना टॉप किसने किया है और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोजेक्ट है। मतलब यहाँ पे स्मार्ट सिटी को अगर हमने डिफाइन करना हो तो वेल मेंटेन्ड रोड्स, वाईफाई, देन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, देन फुल इलेक्ट्रिसिटी कवरेज, ये सारी चीज़ों जो है स्मार्ट सिटी के अंडर आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब 6 प्लेसेस जो हैं यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाली गई हैं। 6 प्लेसेस कौन सी हैं? मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र में है। देन टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु में है। देन सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ये आपने जगह का नाम और स्टेट याद रखना है, आपको आ सकता है। हीरे बंकाल मेगालिथिक साइट जो है कर्नाटका में है। बेदा घाट, लमेता घाट, नर्मदा वैली, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। देन गंगा घाट्स हैं सिटी ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये 6 की 6 आप जो है अपने साइट्स याद रखनी है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने 6 स्टेट्स जो हैं उनको इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के लिए यहाँ पे जो है नॉमिनेट किया है, मतलब प्रपोज किया है। यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है। यूनेस्को का मेन काम क्या होता है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल जो वर्क है उसको प्रिजर्व करने का काम करती है यूनेस्को, तो इसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। तो इंडिया की अगर हम जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें, जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इंडिया में जिसको टैग मिला था यूनेस्को हेरिटेज साइट का, अजंता एंड एलोरा केव्स। तो आपने याद रखना है अजंता एंड एलोरा केव्स। देन और यहाँ पे आपको जो याद रखना है मेगालिथिक।
मेगालिथ जो है ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है, मेगालिथिक साइट। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? मेगा मतलब बिग, लिथिक मतलब स्टोन। तो बड़े बड़े स्टोन, चट्टाने जो हैं यहाँ पे यूज़ की जाती थी, किस लिए? ग्रेव्स के लिए। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि ये जो है स्टोन स्लैब है, यहाँ पे एक स्टोन स्लैब है, यहाँ पे डेड बॉडी रखी गई है और उसके ऊपर भी एक स्टोन की स्लैब रख दी है। तो ये एक एग्जांपल है मेगालिथिक साइट का, मतलब एक ऐसा बरियल, एक बरियल साइट जहाँ पे दफनाया जाता है कि उसके ऊपर लार्ज जो है स्टोन्स यूज़ किए गए हों। एक इसका और मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो डेड बॉडी है, मान लो ये एक डेड बॉडी है और उसके यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन जो है इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो ये भी एक एग्जांपल है मेगालिथिक साइट का। ये जो है 300 बीसी के अराउंड जो है, 300 बीसी के अराउंड हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है 300 बीसी के अराउंड हमें देखने को मिली हैं ये। और साउथ साउथ इंडिया जो है वहाँ पे हमें मेनली ये साइट्स मिली हैं, मेगालिथिक साइट्स। इससे क्वेश्चन आया भी हुआ एग्ज़ाम में पहले और दोबारा भी आ सकता है, खासकर पंजाब के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो है FCRA, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड की है FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर NGOs की। जो FCRA की रजिस्ट्रेशन है या उनकी लाइसेंसिंग है, अब वो NGOs भी इसके अंडर आएंगे। और यहाँ पे एक और इशू इन्होंने वो किया है कि NGOs को अपना FCRA अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वाली ब्रांच में। इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी NGO इंडिया में अगर है, अगर वो फॉरेन कंट्रीज की किसी बॉडी से, कोई इंडिविजुअल से अगर कोई डोनेशन लेती है, तो वो सारी डोनेशन है वो FCRA अकाउंट के अंडर आएंगी, जिसको स्पेशली जो है ओपन करवाना पड़ेगा NGO को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली ब्रांच में। अब ये ऐसा प्रोविज़न क्यों डाला गया? इसका रीज़न क्या है कि ये ब्लेम लगाती है गवर्नमेंट कि NGOs जो हैं ये एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट जो हैं प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें FCRA अकाउंट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि NGOs को FCRA अकाउंट जो है अपना ओपन करवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे बैंक का नाम आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। देन नेक्स्ट है एल्डर लाइन। अब ये जो एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है ये, जिसका मतलब क्या है एल्डर लाइन का? हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट वाइज जो है कॉल सेंटर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अंडर द एल्डर लाइन प्रोजेक्ट, जो कि एल्डर्स को अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है कोविड की वजह से, तो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉल करके बता सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है 14567। दैन ये जो प्रोजेक्ट है ये टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर, NSE। तो ये आपने याद रखना है किस मिनिस्ट्री का है, टोल नंबर कितना है, और जो है इसका नाम क्या है, एल्डर लाइन। एल्डरली नहीं है, वहाँ पे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सी स्कीम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू द हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो वहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शंस दे देंगे, एल्डर लाइन, एल्डरली या एल्डर पीपल, ऐसा कुछ। तो आंसर होगा एल्डर लाइन, आपने याद रखना है ये। नेक्स्ट जो है मीटिंग हुई है ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, जिसको होस्ट किया है इंडिया ने। क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं ये। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक होता था ये, और मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ये, तो आप तो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहा करो टाइम टू टाइम। तो साउथ अफ्रीका जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जो इसमें ऐड हुई थी ब्रिक्स में।
तो होस्ट है इस बार इंडिया। इसको मीटिंग को होस्ट किया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। ये कहाँ पे है पूछ सकते हैं, पुणे में, महाराष्ट्र। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन अमंग एस्ट्रोनॉमर्स, की ब्रिक कंट्री के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनमें कॉपरेशन बढ़ाना, कोलैबोरेशन बढ़ाना। और द पार्टिसिपेंट्स रिकमेंडेड द नेटवर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स इन ब्रिक कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग क्रिएटिंग की टेलीस्कोप जो है उसको उनकी नेटवर्किंग करना, कि जो अलग अलग कंट्रीज़ में, ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो टेलीस्कोप है उनको लिंक करना, नेटवर्किंग को। देन एक रीजनल डेटा नेटवर्क बनाना कि जिसको ये मेंबर कंट्रीज जो हैं एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, हालांकि हमने बहुत बार डिस्कस किया ऑलरेडी ये क्लास में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसा प्लांट खोलती है जिसमें उस कंपनी की प्रेजेंस है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई वही कंपनी अगर इंडिया की किसी कंपनी के शेयर खरीद लेती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस आपने याद रखना, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती है तो किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होती है। बट अगर एफडीआई आती है इंडिया में तो पैसा तो आ ही रहा है, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ेगी। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसने नोटिफाई की हैं न्यू रूल्स जो हैं एफसीआई के इंश्योरेंस सेक्टर में। अमेंडमेंट रूल्स विच इंक्रीजेस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर अब इंश्योरेंस सेक्टर में आप 74% जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, पहले 49% तक ही एफडीआई अलाउड थी। देन द न्यू रूल हैज अमेंडेड द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज रूल्स टू 2015। अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स मेजॉरिटी ऑफ board members, key management persons need to be resident of Indian citizens, as should be at least one of the top 3 positions। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न यहाँ पे डाली है कि जो टॉप 3 मेंबर्स होंगे बोर्ड के, जो इनका मैनेजमेंट बोर्ड होता है, तो उसके जो की मैनेजमेंट पर्सनस हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, वो इंडियन होने ज़रूरी हैं, इंडियन सिटीज़न होने ज़रूरी हैं। और टॉप 3 पोजीशंस अगर हैं तो उसमें एक इंडियन तो होना ही, एक इंडियन तो रखना पड़ेगा ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है मेंटल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने टेली काउंसलिंग प्रोवाइड किया। टेली काउंसलिंग की जो है किस लिए प्रोवाइड किया, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन हु आर मेनली अफेक्टेड ड्यूरिंग। अब जैसे हमने एल्डर लाइन डिस्कस किया, वो एल्डर पीपल के लिए है, उनको मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको कोई भी और दिक्कत आती है कोविड के कारण। तो यहाँ पे जो है ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन प्रोवाइड की है जिसका नाम है संवेदना, और हेल्पलाइन नंबर है 1800-121-2830। तो ये आपने याद रखना है। दैन संवेदना का फुल फॉर्म में आपने याद रखनी है, इट स्टैंड्स फॉर सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। मिनिस्ट्री भी आपने याद रखनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021। इसका इंडिया का जो रैंक है 43rd आया है मोस्ट इन्वायरमेंटली रिस्कीएस्ट सिटीज़ या कंट्रीज़ में, कि 43rd जो है 43rd जो है कंट्री है ये इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्क। रिपोर्ट का नाम है इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक, रिलीज़ किया है वेरिस्क मेपलक्रॉफ्ट ने, प्राइवेट एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू द अबव रिपोर्ट इंडिया रैंक 43, ये आपसे हम डिस्कस कर लिया। जकार्ता इन इंडोनेशिया रिस्कीएस्ट सिटी की अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो है जकार्ता जो कैपिटल है इंडोनेशिया की, उसने टॉप किया है। देन फॉलोड बाय दिल्ली एंड चेन्नई, और उसके बाद जो रिस्की है वो है दिल्ली, उसके बाद है चेन्नई। देन सेफेस्ट सिटी की बात करें तो कौन सी है, ग्लासगो, दैट इज़ इन स्कॉटलैंड। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, रिपोर्ट जो है रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है, इंडिया का रैंक टॉप किसने किया है, या वर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट सिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा सेफ सिटी कौन सी है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्नो लेपर्ड।
70% से ज़्यादा 70% से ज़्यादा स्नो लेपर्ड की जो हैबिटेट है वो अंडर रिसर्च है, मतलब उनके ऊपर कोई किसी तरह की रिसर्च नहीं की गई है, रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की। दैन रिपोर्ट का नाम आपने याद रखना है, ओवर 100 years ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च। वाइल्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट है, मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया। अब ये जो है स्नो लेपर्ड ये ओवर 12 एशियन कंट्रीज में जो है अंडर रिसर्च है, कि वहाँ पे रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं की गई है। 23% ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो हैबिटेट है हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड। द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया विद इन ईच कंट्री कवर्ड बाय रिसर्च। और अगर हम रिसर्च की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिसर्च नेपाल में हुई है, उसके बाद इंडिया, देन उज़्बेकिस्तान, चाइना एंड रशिया। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो, कि लेपर्ड जो है, इसकी स्नो लेपर्ड है, इसकी हमें अगर बात करें तो कौन सी कंट्रीज़ में हमें ये मिलता है, तो आपने याद रखना है इंडिया, चाइना, जापान, इंडिया सॉरी नॉट जापान, इंडिया, चाइना, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, रशिया। तो हिमालयन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी जो है, इसकी हैबिटेट जो है मिलती है स्नो लेपर्ड की। नेक्स्ट देखते हैं नेट ज़ीरो बाय 2050। यहाँ पे क्या, हॉल्टिंग न्यू ऑयल गैसेस कोल फील्ड्स की टू अचीविंग ज़ीरो, कि अगर हम ऑयल गैसेस को या कोल फील्ड्स को बंद कर दें तो हम नेट ज़ीरो एमिशन जो है, कार्बन एमिशन, वहाँ पे पहुँच सकते हैं कि किसी भी तरह की कार्बन एमिट जब नहीं होगी। कब तक? बाय 2050। रिपोर्ट का नाम याद रखना है, नेट ज़ीरो बाय 2050। रिलीज़ करती है इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और यहाँ पे आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ मैं। कोप एक कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो हुई थी 2015 में पेरिस में, जहाँ पे एक डिसीज़न लिया गया था जिसको फेमसली बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट, जिसके अंडर हमने ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे लेकर आना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। इट मीन्स जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था या इंडस्ट्री जब इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो उससे हमने उस लेवल से हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस लेकर जाना है टेम्परेचर को, अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2015 पेरिस फ्रांस में। देन नेक्स्ट है इंडेक्स का नाम है 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, रिकाई। एक बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल बाद जो है आती है। रिलीज करता है अर्नेस्ट एंड यंग। कंट्री का इंडिया का जो रैंक है 3rd है आउट ऑफ 40 कंट्रीज़, और यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे टॉप किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो टॉप किया है यूएस ने, और इंडिया का रैंक जो है 3rd। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें हम यहाँ पे, तो इंडिया एंड फ्रांस ने एक एक इनिशिएटिव लिया था जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में ये साइन हुआ था, जो ये अलायंस है। फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया एंड फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना, जो पेपर में पूछ सकते हैं, गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। और इसमें क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर होंगी। जो पहले था, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसके अंडर जो कंट्रीज़ हैं इसके बीच में पहले यही कंट्रीज़ जो है मेंबर हो सकती थी, बट बाद में इस प्रोविज़न को हटा दिया गया कि अगर कोई कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या कैप्रिकॉर्न से बाहर भी है तो वो भी इसका मेंबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन सकती हैं। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। चाइना जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है कि जिसने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स बैन कर दिया। कैनाबिनॉइड आपको पता होगा, कैनेबीस, भांग को बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंथेटिक भांग बनाई जाती थी कैनाबिनॉइड्स की, जो केमिकल से बनाई जाती, तो चाइना ने ऐसे ही जो कैनाबिनॉइड्स हैं उसको बैन कर दिया है, और वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है। इसको डिज़ाइनर ड्रग्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड केमिकल से बनी हुई है। सिर्फ इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। 33rd वर्चुअल मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर की कॉमनवेल्थ कंट्री से, जिसको चेयर किया इंडियन यूनियन होम मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने बोला कि इंडिया का जो इंटेंट है या
वो कितना है कि वैक्सीन जो है एंटायर पॉपुलेशन को करना है वैक्सीनेट बाय द एंड ऑफ 2021। और उसकी थीम आपने याद रखनी है, कॉमनवेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स एंड बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर हेल्थ सिस्टम एंड इमरजेंसीज। यहाँ पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का मतलब क्या है कि जिसको ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, ऐसी कंट्रीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, देन अफ्रीकन नेशंस हैं, ये सारी क्या है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया है। देन नेक्स्ट है एडीबी, दैट इज एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने 3.92 बिलियन डॉलर जो है लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को, मतलब डिसाइड किया कि इंडिया को लोन देगा, और जिसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, याद रखना, मनीला फिलीपींस में। और इसमें जो है जो 13 प्रोजेक्ट्स हैं वो 1.8 बिलियन डॉलर की मदद से इंडिया को प्रोवाइड करेगा एडीबी डिजीज़ से लड़ने के लिए। देन अगर हम बात करें 1986 से एडीबी ने लैंडिंग स्टार्ट की थी, तो हाईएस्ट एवर एनुअल लैंडिंग है अभी तक की जो एडीबी ने इंडिया को दी है, तो आपने याद रखना है ये। नेक्स्ट जो है आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफ़र जो है अप्रूव कर दिया कि 99,122 करोड़ जो है आरबीआई को सरप्लस पैसा, मतलब आरबीआई का प्रॉफिट है या उसके पास और जो पैसा है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। आरबीआई के गवर्नर आपने याद रखने हैं शक्तिकांत दास, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हो। और बस इतना ही याद रखना। और ये जो रिकमेंडेशंस दी थी कि सरप्लस जो है आप ट्रांसफ़र करो, वो दी थी रिकमेंडेशंस बिमल जलन कमेटी ने, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, नॉट ये रिकमेंडेशन, बिमल जलन कमेटी ने बोला था कि कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, कि आरबीआई को एक ऐसा बफर मेंटेन करना पड़ेगा कि इन केस कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आती है तो आरबीआई उस फंड्स के साथ अपने आप को मैनेज कर सके। तो वो 5.50% जो है रिकमेंड किया था किसने, बिमल जलन कमेटी ने, तो आपने याद रखना ये। नेक्स्ट है कोप 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंडर, UNFCCC भी इसको बोल देते हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था पेरिस एग्रीमेंट, ऐसे ही ये क्या है, कोप 26 है। सर डेविड एटनबोरो हैं, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, आपने याद रखना है। ये जो है ये अपॉइंट किए गए हैं पीपल्स एडवोकेट, की जो लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे या वकील होंगे, एडवोकेट होंगे कोप 26 मीटिंग के लिए। ये वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन है, इनको 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए अपॉइंट किया गया है, जो कि कहाँ पे होगी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यूके, आपने याद रखना है। यूके एंड इटली जो है इसको होस्ट करेंगे दोनों मिलकर। देन आलोक शर्मा जो है इंडियन ओरिजिन जो है पर्सन, ये ब्रिटेन्स प्रेसिडेंट डेजिग्नेट होंगे कोप 26 की मीटिंग के लिए, कि ब्रिटेन्स की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, आलोक शर्मा। तो आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। देन गूगल जो है अपने पार्टनरशिप की है स्पेस एक्स के साथ, कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करेंगे। गूगल क्लाउड इज सेट टू पार्टनर विद स्पेस एक्स टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज टू हेल्प डिलीवर हाई स्पीड इंटरनेट थ्रू स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स। अब यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जिसके जो है फाउंडर हैं कौन, इलॉन मस्क जो हैं, जिसकी टेस्ला कंपनी भी है। अब उन्होंने जो है एक नेटवर्क बनाने का डिसाइड किया था कि जो इंटरनेट जो है इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ऑल ओवर द अर्थ। तो ऐसा एक 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 चैनल बोल लो या फिर ऐसा एक एक स्टारलिंक बोल लो, कि जो इंटरनेट सर्विसेज के लिए स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स जो लॉन्च करनी थी, कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है सैटेलाइट्स होंगी, वो एक नेटवर्क बनेगा जो सर्विस इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब इसको जो है इसके साथ इसको पार्टनर करेगा कौन, गूगल। वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में स्पेस एक्स की हेल्प करेगा, कि गूगल के जो डेटा सेंटर्स हैं उसके साथ लिंक किया जाएगा स्पेस एक्स की सैटेलाइट्स को। देन फर्स्ट स्टेट स्पेस टूरिज्म फ्लाइट जो है जेफ बेजोस की, जो ब्लू ओरिजन जो है, मतलब फर्स्ट ऐसी स्पेस फ्लाइट जिसमें टूरिस्ट भी
जाएंगे। ये जो है शेड्यूल की गई है जुलाई 2021 में। अमेज़ॉन फाउंडर जो है जेफ बेजोस, रॉकेट कंपनी है ब्लू ओरिजिन, आपने नाम याद रखना है। किसकी कंपनी है ये? अमेज़ॉन की, जेफ बेजोस की है जो फाउंडर है अमेज़ॉन के। और इनका जो है न्यू शेपर्ड रॉकेट और जो क्रू कैप्सूल है जिसमें 6 टूरिस्ट जो हैं वो होंगे, जो कि एक इनविजिबल लाइन है उसको क्रॉस करेंगे। करमन लाइन जिसको बोलते हैं, करमन लाइन मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ क्या है। करमन लाइन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ का एटमॉस्फेयर है मान लो, और जो स्पेस है उसके बीच में एक इनविजिबल लाइन है जिसको माना गया है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से और स्पेस के बीच में जो एक लाइन है जो अर्थ को सेपरेट करती है स्पेस से। बस इतना आपने याद रखना है, करमन लाइन। आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। जैन 2DG ड्रग जो है यहाँ पे डेवलप की है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग। ये फर्स्ट इंडिजिनस थेराप्यूटिक ड्रग है। थेराप्यूटिक का मतलब है कि क्योर करने के लिए, कोविड के जो सिम्टम्स आते हैं उनको क्योर करने के लिए ये जो ड्रग है ये बनाई गई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज जो है एक लैब है DRDO की जिसने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, हैदराबाद, तेलंगाना। तो आपने याद रखना है 2DG जो है ड्रग का नाम है। देन ताउते जो है, साइक्लोन ताउते, इसने लैंडफॉल किया है गुजरात में। IMD ने स्टेट किया है कि एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ताउते का मतलब ही क्या है? ताउते का जो मतलब है वो है, म्यांमार ने इसको नाम दिया है जिसका मतलब है गीको। गीको का मतलब होता है छिपकली जो होती है। ये हाईली वोकल छिपकली है जो बर्मीज डायलेक्ट में जिसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब से इसको नाम दिया गया। नाम याद रखना, म्यांमार ने दिया है ताउते, जो सिग्निफाई करता है, जो किससे मिलता जुलता है, गीको से। ये आपने याद रखना, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको पेपर में। तो इतना ही था आज के लिए। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।